आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे करेंगे कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है, तो हम सबसे पहले इसके अपोजिट मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मतलब इसके जैसे अभी ये अपरिमेय संख्या है, तो अब हम मान लेंगे इसको एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हमने ये कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसे √5 एक परिमेय संख्या मान ली है, कल्पना कर ली है, तो हमें पता है कि जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो P/Q के रूप में होती है। तो इसको मैं √5 जो है P/Q के फॉर्म में लिखी हुई है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसके नीचे मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको मान लिया, जहाँ पर हमको ये भी पता होता है कि जो भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में लिखी होती है, वो Q जो होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता। और P और Q के बीच में जो ओवेनस्ट गुणनखंड होता है वो 1 होता है। या फिर इसे लिख सकते हैं P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस तरह से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। और इसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 का अगर मैं Q में करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा √5Q, और इधर P का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा P बराबर √5 और Q लिखा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर उससे पहले हम समझ लेते हैं संख्या क्या होती हैं। जैसे मैंने लिखा कि 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में अगर एक गुणनखंड, मतलब इनके बीच में ओवेनस्ट गुणनखंड, इनका बीच का जो HCF है वो यदि 1 है, तो ये संख्याएं कैसी हैं, ओवेनस्ट गुणनखंड अगर 1 है तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2 के गुणनखंड करें तो 2 गुणे में 1 लिखूंगा मैं, और 3 के गुणनखंड करें तो 3 गुणे में 1 लिखूंगा। दोनों के बीच में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, दोनों के बीच में मुझे 1 कॉमन मिल रहा है। तो इस तरह से जो संख्याएं होती हैं जिनके बीच में 1 कॉमन होता है, उन संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो मैंने दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास P² बराबर 5√5 और Q का स्क्वायर, ऐसे वर्ग कर दूंगा। तो मैं इसको जब हल करूंगा तो P² बराबर मेरे पास आ जाएगा 5Q का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँगा। इसको समीकरण नंबर 1 जब मैं मानूंगा, फर्स्ट समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर P² जो है, P² वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। इस बात को मैं कैसे कह सकता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं इस 5 को, ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो ये भाग में आ जाएगा, और जो चीज़ भाग में आ जाती है, जैसे P² बटे में 5 आ जाएगा, तो 5 से जो भी चीज़ भाग में आ जाती है, इसका मतलब होता है कि ये संख्या, ऊपर वाली संख्या जो है वो इस वाली संख्या से विभाज्य हो रही है, भाजित हो रही है, विभाजित हो रही है। तो इस चीज़ को मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि ये संख्या जो है 5 से विभाज्य है। तो मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर P² जो है 5 से विभाजित है।
और जब ये 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, और एवं पी भी 5 से विभाजित होगा। ये संख्या पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो पी भी जो है 5 से विभाजित होगा। जैसे पी गुणे में पी लिखूं और अपॉन में 5, तो जब 5 से अगर पी स्क्वायर विभाजित है तो पी से 5 से पी भी विभाजित होगा, 5 से ये वाला भी पी विभाजित होगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है। तो ये जब मैंने यहाँ पर ये कर दिया, अब इसके आगे मैं क्या करूँगा कि अब मैं p की जगह कुछ वैल्यू रख दूंगा। तो p की जगह मैं क्या करूँगा, अब p बराबर मैं 5m ले लूँ, 5a ले लूँ, कुछ भी जो है एक गुणांक ले लेता हूँ, 5m ले लेता हूँ। तो 5m रखने पर तो मैं p की जगह क्या रख दूंगा, 5m रख दूंगा, 5m। तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर है ना, तो इसलिए इधर हो जाएगा 5q स्क्वायर। जब मेरे पास ये हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब जब मैं 5m स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 25m की पावर 2 बराबर 5pq की पावर 2। अब क्या होगा कि ये 25 जो है, ये 25 5 से कट जाएगा, क्योंकि जब अंश से अंश कट जाता है, क्योंकि अंश में अगर कोई संख्या लिखी हो तो वो कट जाती है। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर 5 गुणा में, 5 गुणा में, तो इसको मैं भाग में ले जाऊँगा, तो क्यू स्क्वायर के भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 5। जब मैं क्यू स्क्वायर 5 लिखूँगा तो इस जिस तरह से वहाँ पर समीकरण नंबर 1 माना था, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, और इस समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित था, इसी तरह से यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। यहाँ पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, एवं क्यू भी 5 से विभाजित होगा। या है लिख सकते हैं, होगा। और हम देखते हैं कि समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर दो से, दोनों समीकरण से हमें पता पड़ता है कि जो इन दोनों संख्याओं का जो मासा है p और q का, p अपॉन q जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में, p अपॉन q का मासा एक होना चाहिए, परंतु यहाँ पर p अपॉन q का मासा जो है अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है? क्योंकि दोनों संख्याएं एक ही नंबर से मतलब एक के अलावा अन्य नंबर से कट रही हैं। तो HCF जो है इन दोनों के बीच का, वो है हमारे पास HCF इसका एक नहीं है। तो एक नहीं है, तो इसलिए बराबर का चिन्ह लगा के काट देंगे, इसको लिखेंगे HCF एक नहीं है। दोनों समीकरण, पहले और दूसरे समीकरण से हमने क्या देखा, क्या पता किया कि इनमें समीकरण जो 1 और 2 है उससे HCF एक नहीं निकल के आ रहा है। अतः हमारी कल्पना गलत है। जो हमने कल्पना की ऊपर, वो कल्पना क्या है, गलत साबित हो गई, क्योंकि कल्पना के द्वारा हमने इसको माना था परिमेय संख्या होने के लिए दोनों के बीच में एक HCF होना चाहिए, जो कि एक HCF नहीं निकल रहा है। तो इसलिए हमारी ये कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हमारा हो जाता है खत्म। और इस सवाल से रिलेटेड क्या है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसलिए हमें ये वाला सवाल जो है आना चाहिए, इम्पोर्टेंट सवाल है ये।
अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि √2 जो यहाँ पर √5 है, इसी जगह √2 पूछा जाता है, √2 पूछ लिया जाता है, √5 की जगह पर कभी कभी √2 पूछ लिया जाता है, √3 पूछ लिया जाता है, √7 पूछ लिया जाता है। अब जो जितने भी ये रूट वाली संख्याएं होंगी वो सब इसी थ्योरी में, अब √5 की जगह जहाँ जहाँ √5 लिखा है वहाँ वहाँ √2 रख के √3 रख के कर लेंगे, और जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक अच्छी कि रूट वाली संख्याओं को किस तरह से अपर में सिद्ध करना होता है। ये हमारा सवाल हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की प्रति, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि दूसरा नंबर प्रश्न है, वो प्रश्न हमसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 वो कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में 2√5 एक अपर में संख्या है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। मान लेंगे कि माना या कल्पना किया कि 3 प्लस में 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय है। एक परमेय संख्या है, तो जो भी नंबर परमेय संख्या हमने माना है वो P/Q के बराबर होना चाहिए। तो P 3 प्लस में 2√5 ये बराबर हो जाएगा P/Q के। जब हम इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, और जब हम इसके नीचे 1 रख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसमें जो 3 जो दे रखा है, ये 3 इसको हम पक्षांतर कर देते हैं इधर की तरफ। तो इसे पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√5 बराबर P/Q माइनस 3। और अब ये जो दो जो हमें मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसको हम क्या ले जाएंगे, इसके डिवाइड में ले जाएंगे। तो √5 बराबर हो जाएगा हमारे पास Q माइनस 3 और अपॉन में 2, हमारे पास अपॉन में 2 आ जाएगा। इस तरह से ये रूट जो 5 है हमारे पास, ये जो √5 है वो इनके बराबर हो जाएगा, √5 इसके बराबर हो जाएगा। और √5 जब बराबर हो जाएगा तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अपर में संख्या और परमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अपर में संख्या, चूंकि अपर में संख्या एक तरफ अपर में संख्या है और बराबर लगा हुआ, और एक तरफ परमेय संख्या है। परमेय संख्या है जो कि क्या है, असंभव है, जो कि असंभव है। और इससे क्या होता है, अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि 3 प्लस में √5 एक अपर में संख्या है। इस तरह से हमने ये भी सवाल को
हल कर लिया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस सवाल को सिद्ध कर लिया कि 3 प्लस में 2√5 एक अपर में संख्या है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमसे कहता है, इसी एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न, कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर में हैं। अपर में है, निम्नलिखित संख्या अपर में है। सबसे पहला दे रखा है जो कि 1 में √2 है। इसको हमें सिद्ध करना है। इसमें 3 सवाल दे रखे हैं। इस वाले क्वेश्चन में एक ये वाला और एक ये वाला 7√5 और एक थर्ड दे रखा है 6 प्लस में √2। इन तीनों को हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम पहले को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 1 में √2, हल लिखेंगे। हल तो रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम विरोधाभास नियम से ही करते हैं, कल्पना करके ही करेंगे, विरोधाभास नियम कहते हैं इसको। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर कल्पना किया कि 1 में √2 जो है एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या है। तो जो भी परमीय संख्या होती है 1 में √2 है, चाहे कोई भी परमीय संख्या है, वो हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखी होती है, जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। यहाँ पे लिख सकते हो, पूर्णांक लिखो और यहाँ पे ऐसे लिखो Q≠0 है। और जब हम क्या करेंगे, इनका अंक पलट देते हैं, अंक पलट देंगे। तो अंक पलटने पर क्या होगा कि √2 ऊपर पहुंच जाएगा, बराबर में Q ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे P आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक अपर में संख्या एक परमीय संख्या है, तो लिखेंगे अतः या फिर चूंकि इधर अपर में है बराबर है परमीय संख्या। परमीय संख्या जो क्या है, ये असंभव है। असंभव है, जो कि असंभव है। और इससे क्या होता है, हमारी कल्पना गलत साबित होती है। तो लिख देंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है
कि 1/√2 एक अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो जाता है खत्म। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसके बाद। जो कि निम्न प्रकार से दूसरा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट 7√5। इसको भी इसी तरह से करेंगे हम कि इसको भी विरोधाभास नियम से हम करेंगे कि कल्पना कर लेते हैं कि ये 7√5 में जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7 जो है मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। जब मैं इसे डिवाइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास √5 और यहाँ आ जाएगा 7। ये P/Q ही रहेगा, Q/P नहीं होगा। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर P/7Q। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय है। तो अपरिमेय परिमेय कभी भी बराबर नहीं होती है, असंभव बात है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है, और इस कल्पना गलत होने की वजह से यह सिद्ध होता है कि ये जो 7√5 संख्या जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का तीसरा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तीसरा भाग है, तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास। तीसरा प्रश्न है इसका 6 प्लस में √2। तो 6 प्लस में √2 तीसरा पार्ट है इसका, 6 प्लस में √2। इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे कि मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि 6 प्लस में √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जब हम इसको 6 प्लस में √2 परिमेय संख्या मानेंगे तो 6 प्लस में √2, इसमें जो 6 माइनस का है, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 6 प्लस में √2, जैसे 5 को हटा देता हूँ मैं, और यहाँ से 7 को हटा देता हूँ, और इधर की साइड इसको, यहाँ पर √2 है, √2, और इधर आके माइनस का हो जाएगा। 6 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसमें हम अंक नहीं पलट रहे हैं, तो इस वाली लाइन को हम हटा देंगे। इसको जब हम करेंगे तो इसमें हमारे पास जब आंसर आएगा तो आएगा √2 बराबर P/Q माइनस 6। तो इससे ये पता पड़ता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं है, और जब दोनों संख्याएं बराबर नहीं है तो √2 6 प्लस में √2 जो है एक, इससे हमारी कल्पना गलत है, और कल्पना गलत होने की वजह से हमारे पास जो संख्या दे रखी है 6 प्लस में √2 वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारी ये वाली क्लास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस क्लास में हमने 1.2 पूरी कंप्लीट कर ली, और इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसी क्लास का अगला चैप्टर